आज है हमारे पास टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखा गया कि अगर करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो वो घूमने लगता है, रोटेट होने लगता है, मतलब टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और क्यों करता है, आज हम ये देखने वाले हैं। तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, सपोज इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इधर मैग्नेट का साउथ पोल, यहां मैग्नेट का है साउथ पोल। एक बात ध्यान में रखिए, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये इसके बाद के चैप्टर में डिटेल में आएगा। मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये मत बोलना इधर नॉर्थ पोल रख दिया इधर साउथ पोल रख दिया, नहीं। अगर नॉर्थ होगा तो वहां साउथ भी होगा। तो ये ऐसे समझिए एक हॉर्सू टाइप मैग्नेट है, एक ही मैग्नेट है, इधर इसका नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है। ऐसे हॉर्सू टाइप मैग्नेट ऐसा होता है, हॉर्सू टाइप मैग्नेट, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। ठीक, तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। नॉर्थ अकेला साउथ अकेला नहीं रह सकते, नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा। जैसे चार्ज प्लस या माइनस तो अकेले रह सकते हैं, प्लस अलग माइनस अलग, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे इधर नॉर्थ पोल आ गया मैग्नेट का, इधर साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब यहां बीच में हमने एक लूप रख दिया, रेक्टेंगुलर लूप, सपोज ऐसा। यहां पे हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया, यह है हमारा रेक्टेंगुलर लूप। यहां ये रेक्टेंगुलर लूप हमने यहां पे रख दिया। अब इस रेक्टेंगुलर लूप में हम करंट पास कर रहे हैं, सपोज ऐसे इस डायरेक्शन में यहां करंट पास कर रहे हैं, इस पे इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट पास कर रहे हैं। जैसे ही इसमें करंट पास करते हैं, ये देखा गया कि ये घूमने लगता है, ये रोटेट होने लगता है। अब ये रोटेट क्यों हो रहा है? रोटेट हो रहा है तो कुछ तो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा होगा। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है और क्यों रोटेट हो रहा है, यही देखना है आज। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो डीसी मोटर, जिससे एग्जीबिशन में पहले आप विंड मिल बनाते थे, देखो मैंने मॉडल बनाया विंड मिल का, तो डीसी मोटर वो भी तो ऐसे ही वर्क करता है। जैसे ही आप करंट पास करते हो विद द हेल्प ऑफ बैटरी, जैसे ही करंट पास करते हो वो घूमने लगता है। तो डीसी मोटर का वर्किंग भी यही है, यही टॉपिक है जो हम देखने वाले हैं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। वही तो होता है, डीसी मोटर में करंट पास करो वो घूमने लगती है। उसके अंदर अगर आपने तोड़ के देखा हो तो वो कॉइल घूमती है, उसके इधर मैग्नेट होते हैं, यहां मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कॉइल घूमती है करंट पास करने पे। तो ये वर्किंग ऑफ डीसी मोटर भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा क्या होता है इसमें, ध्यान से देखना। इसकी 4 अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर हम इसको बना सकते हैं, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच और ये 4th ब्रांच है इसकी। तो ये 4 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, अलग अलग 4 करंट कैरिंग लीनियर कंडक्टर्स, एक ये एक ये एक ये एक ये। इस लूप को अलग अलग देखिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये है 1 2 3 4। ठीक है, इनके नामकरण कर लेते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखते जाओ। फोर्स ऑन ए बी, चलिए पहले बीसी का करते हैं। फोर्स ऑन बीसी एंड एडी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बीसी और एडी दिख रहे हैं आपको, इन पे कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बीसी में और एडी में। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय force due to magnetic field on current carrying conductor is given by F equal to IL क्रॉस B। याद है, किया था हमने। यह इसको लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में BIL sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अच्छा पहले ये कॉइल कैसी रखी हुई है, इसको ऐसे देखिए, ये कॉइल ऐसी रखी हुई है, ये है कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहां से करंट पास करेंगे यहां से, और ये ऐसे इस प्लेन में है यहां, और इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे हैं, इस प्लेन में, यहां प्लेन, इस प्लेन में कॉइल है और यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, यहां से इधर की तरफ। ठीक हो गया। करंट ऐसे पास कर रहा है यहां से, ये करंट ऐसे पास कर रहा है, ऐसे करंट ऐसे घूम रहा है। ठीक हो गया। ये वाला पॉइंट बी है, सी है, डी है और ये ए है। ठीक, इतनी बात क्लियर, कॉइल समझ गए। चलिए कॉइल का प्लेसमेंट आप समझ गए, अब आगे बढ़ेंगे। Force on a current carrying conductor is given by IL cross B in scalar form. It can be written as BIL sin theta. Theta is the angle between current element vector and magnetic field.
नाउ फोर्स ऑन आर्म्स BC एंड AD ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। पहले इसको देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है इन पे। देखिए अगर इस आर्म की बात करें इसकी, तो फोर्स कितना लग रहा है देखते हैं। BIL sin थीटा करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है, तो करंट पे, इस पे जिधर करंट फ्लो कर रहा है वहां पे राइट हैंड की फिंगर्स अलाइन कर दो। पहले एंगल फाइंड कर रहे हैं हम, तो राइट हैंड के फिंगर्स इधर, इस पे करंट इधर चल रहा है ना BC पे ऐसे, तो करंट पे हमारा चलेगा राइट हैंड के फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड पे पाम। ध्यान से देखो तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंगल कितना हो गया 0, साइन 0 0, तो फोर्स BC आर्म में कितना लग रहा है 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर AD आर्म की बात करें तो AD में करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये हमारी कॉइल है, BC में करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो साइन 0 0 हो गया। अगर AD आर्म की बात करें, करंट इधर है, करंट यहां से इधर की तरफ है AD आर्म में, यह है AD आर्म ये वाली, करंट यहां से इधर की तरफ है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 180, साइन 180 वो भी 0, तो इसका मतलब BC और AD आर्म में फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 0, फोर्स ऑन BC एंड AD ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज 0, इनमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं AB और CD आर्म की। AB और CD इनमें कितना फोर्स लग रहा है, चलिए देखते हैं। फोर्स ऑन AB एंड CD ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इनमें कितना फोर्स लग रहा है ये देखते हैं। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, पहले एंगल ही निकाल लेते हैं। AB में करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना हो गया, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, ठीक, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, एंगल हो गया 90, एंगल कितना हो गया करंट और मैग्नेटिक फील्ड में 90, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल हो गया 90, साइन 91, तो फोर्स कितना लग रहा है BIL जो इसका लेंथ है। ठीक है, लिखते हैं इसको, फोर्स ऑन AB एंड CD ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, तो फोर्स ऑन AB तो हमने निकाल लिया, कितना B, मैग्नेटिक फील्ड जो है I जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका लेंथ है सपोज B, इसका ब्रेड्थ B, इसका B है तो इसका भी B होगा। ठीक है, रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ हो गया और ये हमने लेंथ बोल लिया। ठीक है, तो BI इसका लेंथ है B, साइन 90 क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 है तो साइन 90 जो कि 1 हो गया, तो BIB। ठीक है जी, ये तो हो गया, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया फोर्स का हमने। डायरेक्शन निकाल लेते हैं इस फोर्स की, ये फोर्स किधर की तरफ लगेगा, ध्यान से देखो, ILB, तो फोर्स कहां लग रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड लिख लें यहां पे, डाउनवर्ड्स। इतना फोर्स लग रहा है AB आर्म में और किधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो यहां पे फिर से कॉइल लेके आओ, देखो कॉइल लेके आनी पड़ेगी भाई, तभी समझ में आएगा, ऐसे करते रहते हैं हम यहाँ पे तो समझ नहीं आता हम किधर की बात कर रहे हैं। टीचर को तो समझ में आ जाएगा लेकिन बच्चों को नहीं आएगा, इसलिए कॉइल अपने घर में भी रखो, ऐसे कोई कॉइल लेके आ जाओ तब देखो। अब देखो AB आर्म ये है, इस पे करंट इधर फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जैसा मैंने पहले बताया नॉर्थ से साउथ की तरफ इधर बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट इस पे इधर चल रहा है, तो IL इधर और B इधर, तो थंब देखिए किधर की तरफ आया, नीचे की तरफ, तो मतलब इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, यहां से नीचे की तरफ। अब इसकी बात करते हैं CD की, फोर्स ऑन आर्म CD इट इज इक्वल टू B I करंट, करंट तो एक ही जैसा है सब में, I करंट है सपोज यहां, ठीक है, लेंथ, इसका लेंथ भी वही है B, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, BIB, साइन कितना, एंगल कितना, करंट इधर, इसमें करंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल कितना हो गया 90, साइन 91, तो यही आ गया, यह है वो, यह है CD आर्म। ठीक, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों में एंगल 90 डिग्री। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं, कहां लग रहा है ये फोर्स, इस आर्म पे फोर्स किधर लगेगा, तो करंट इधर है सीधा नीचे और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ बनी हुई है मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब देखिए कहां गया ऊपर की तरफ, तो इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ।
तो लिखते हैं यहां पे, कहां लग रहा है ये, अपवर्ड्स। ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है यहां पे, इन दोनों आर्म पे फोर्स तो 0 है, भूल जाओ इनको। अब इन आर्म पे फोर्स देखते हैं, इन आर्म पे, इस पे और इस पे। ये है ए बी आर्म, इसमें फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। सोचिए मैग्नेटिक फोर्स इसमें नीचे लग रहा है, इसमें ऊपर लग रहा है, तो ये क्या होगा इसके साथ, यहां तो कोई फोर्स नहीं है ना, ठीक। इसमें नीचे लग रहा है और इसमें लग रहा है अपवर्ड्स, तो क्या होगा देखिए, और इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है, बी आई बी, इसमें बी आई बी नीचे, इसमें बी आई बी ऊपर, इसमें बी आई बी नीचे, इसमें बी आई बी ऊपर। तो क्या होगा, ये कॉइल ऐसे घूमने लगेगी, रोटेट होने लगेगी, रोटेट होने लगेगी ऐसे। फिर से देखो, इसमें नीचे, इसमें ऊपर, सेम मैग्नीट्यूड का बी आई बी, तो ये ऐसे घूमने लगेगा। तो समझ गए ये घूमती क्यों है कॉइल, कोई करंट कैरिंग लूप रोटेट क्यों हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर इस केस में देखें तो इन दोनों आर्म पे तो फोर्स 0 और इस पे नीचे, इसमें ऊपर, तो ये घूमने लगा, ठीक। घूम रहा है मतलब टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, हमें वो टॉर्क भी निकालना है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि रोटेट क्यों कर रहा है। डीसी मोटर की वर्किंग भी समझते रहना यहां से, यही होता है डीसी मोटर में, ठीक है। दोनों में एक जैसा फोर्स डाउनवर्ड, एक में और एक में अपवर्ड। ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसकी वजह से ये कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। लिख लेते हैं, एफ ए बी एंड एफ सी डी आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस करंट लूप या कॉइल बोल लो, करंट लूप एक्सपीरियंसेस टॉर्क। समझ गए ना, टॉर्क क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है अब ये निकालना है, टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ये लूप, हमें ये निकालना है। देखते हैं नाउ, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला याद करो 11th, आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स ले लो, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। कितना टॉर्क लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां है वो देखना पड़ेगा फोर्सेस के बिटवीन। उसके लिए इस कॉइल का ये सामने वाला व्यू देखिए, ठीक, ऐसे आप यहां से देखना इसको, यहां सामने से, यहां से, यहां से, ठीक है, यहां ये वाला व्यू देखते हैं। तो ये वाला व्यू अगर हम देखें, यहां से तो करंट आ रहा है, इसको मैंने ऐसे ही बना लिया। सपोज किसी टाइम पे घूमी हुई है कॉइल, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है डी, समझ रहे कौन सा व्यू है, ये बिल्कुल सामने वाला फ्रंट व्यू है इसका। अभी तो आप इस कॉइल को ऐसा देख रहे थे ना, ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूं आप इसको ऐसा देखो, यहां ये दो पॉइंट, यहां से अगर आप यहां से देखेंगे तो देखिए ए बी आर्म में फोर्स किधर लग रहा है, ए बी आर्म में फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स, तो यहां से फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स, एफ ए बी, ठीक है। सीडी आर्म में फोर्स कहां लग रहा है, सीडी आर्म में फोर्स लग रहा है अपवर्ड्स, यहां से ऐसे, यह है एफ सी डी, ठीक हो गया, इतना समझ गए। तो ये हैं वो दोनों फोर्स, और हमें निकालना है आइदर फोर्स तो पता है बी आई बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है। कहां है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये वाली, इसको मैं एओ बोल रहा हूं, हमें एओ निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ये डिस्टेंस देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई इन दोनों के बिटवीन, हमें यही निकालनी है। कैसे निकालें, कैसे निकालें, ध्यान से देखते, क्या निकालना है हमें, एओ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पे कर लेते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स विच इज बी आई बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज एओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एओ। एओ निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। अब एओ कैसे निकालें, एओ कैसे निकालें, ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है जी।
ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिट नंबर 1 में, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। ये हमारे पास सरफेस, ये है एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। तो दो चॉइस बनती है, यहां ले या यहां ले, इसके परपेंडिकुलर होगा ना, ये बात तो पक्की है। एरिया वेक्टर तो यहां ले एरिया वेक्टर, ये यहां ले एरिया वेक्टर। तो हमने कहा इसके लिए राइट हैंड रूल अप्लाई कर दो। इसमें करंट कहां चल रहा है? करंट ऐसे चल रहा है इसमें, ऐसे। तो जहां करंट चल रहा है वहां राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, ऐसे घुमा दो, घुमा दी। थंब किधर आया? नीचे की तरफ। तो इसका एरिया वेक्टर कहां ले लो? नीचे की तरफ। समझ गए? घुमाओ। ये राइट हैंड बहुत यूज हो रहा है 12th में, क्या करें, आता है बार बार। ठीक है, ये करंट ऐसे और थंब आ रहा है नीचे की तरफ, तो एरिया वेक्टर ले लो ऐसे नीचे की तरफ। अगर आप एरिया वेक्टर नीचे ले रहे हैं तो आपको फ्रंट व्यू से कैसे दिखाई देगा वो ध्यान दें। ऐसे एरिया वेक्टर इधर आ गया ना, तो फ्रंट व्यू से देखिए एरिया वेक्टर आपको यहां दिखाई देगा। ये हमारे पास आ गया एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, इधर की तरफ ही तो आएगा। दिस इज एरिया वेक्टर। थोड़ा मैं डार्क कर लेता हूं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये है हमारा एरिया वेक्टर। करंट ऐसे चल रहा है, नीचे की तरफ आ गया, मतलब यहां से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। दिस इज एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी इधर बनी हुई है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो इधर लगी हुई है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल है थीटा। सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान देना, एक थ्योरम था, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। इसका परपेंडिकुलर ये है बिल्कुल है, इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है। नहीं समझे? इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये। इन दोनों के बिटवीन एंगल थीटा, तो इन दोनों के बिटवीन भी एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन समझिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल थीटा, इन दोनों के परपेंडिकुलर के बिटवीन भी एंगल होगा थीटा। बी का परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल भी थीटा। अब हमें निकालना है AO। यहां साइन थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू, क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इस ट्राइंगल में ADO में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर विच इज AO, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये इसके सामने वाला हाइपोटेनियस AD। तो AO किसके इक्वल आ गया? AD साइन थीटा। AO इक्वल टू AD साइन थीटा। अब AD क्या है? AD है ये लेंथ। तो सपोज ये ब्रेड्थ हो गई रेक्टेंगल की, ये हो गई लेंथ L। जो AD होगा वही BC होगा। ये AD तो आया, AD क्या है? इसकी लेंथ। ठीक, तो AO किसके इक्वल आ गया? AD हमने L ले लिया, AD हमने L ले लिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L साइन थीटा। इसको यहां रख देते हैं। तो टॉर्क किसके इक्वल आ गया हमारा? टॉर्क आ गया BIB और वो है L साइन थीटा। BIB, AO इज L साइन थीटा, तो L साइन थीटा, BIB L साइन थीटा। इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है ये कॉइल, ये लूप। इसको और अच्छे से हम लिखना चाहते हैं। अब ध्यान दो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पे इसको एरिया के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं यहां पे, चलो इसको हटा देता हूं पहले मैं ऊपर से। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये नोट हो गया था ना, नोट करते रहना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो टॉर्क कितना बन गया? टॉर्क इज BI लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल A साइन थीटा, BIA साइन थीटा। क्लियर? अभी टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम। तो टॉर्क इज इक्वल टू IA क्रॉस B, IA क्रॉस B। इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है ये कॉइल, ये करंट लूप, IA क्रॉस B। समझ गए? ठीक है, ध्यान देना, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकाले? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालनी है? क्रॉस से पहले जो वेक्टर क्वांटिटी है उस पे राइट हैंड की फिंगर्स अलाइन कर दो, मतलब एरिया पे राइट हैंड की फिंगर्स, और क्रॉस के बाद मैग्नेटिक फील्ड पे राइट हैंड का पाम,
यहां फिंगर, यहां पाम, जो थंब होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ये नोट कर लिया था, कर लेना पॉज करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वांटिटी यहां पे डिफाइन की गई है, एनसीईआरटी ने एक क्वांटिटी यहां पे डिफाइन की है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट याद है, पी से करते थे उसको। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता था? चलो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था? ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। सपोज डिस्टेंस इन दोनों के बिटवीन 2a है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। बोल गए। और इसका डायरेक्शन होता था नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? ए सिस्टम ऑफ टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। इट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, आइदर पोल स्ट्रेंथ, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होगी। ये मैग्नेट है सपोज आपके पास, ये मैग्नेट का साउथ पोल, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा आइदर पोल स्ट्रेंथ, इनकी ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। सपोज दोनों की स्ट्रेंथ सेम ही होती है, आइदर पोल स्ट्रेंथ एम ले ली हमने, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज सपोज 2l, तो 2lm, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक और फॉर्मूला होता है IA, IA करंट इनटू एरिया। अच्छा एक बात ध्यान रखो, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा। अगर आप इस मैग्नेट को ब्रेक कर दो, अब बोलो मैंने साउथ अलग कर दिया सर और नॉर्थ अलग कर दिया, नहीं, अभी भी आपको साउथ नॉर्थ, ये वाला साउथ नॉर्थ ऐसे मिलेगा और ये वाला नॉर्थ साउथ ऐसे मिलेगा। सर मैं फिर से ब्रेक कर देता हूं, फिर भी छोटा जो मिलेगा ना उसमें नॉर्थ साउथ होगा ही होगा, सिंगल पोल नहीं होता है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर ये रेक्टेंगुलर लूप हमारे पास है, ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर लूप अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा है ना उसमें। अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसका मतलब वहां पे टू पोल्स होंगे, क्योंकि सिंगल पोल तो होता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो दोनों पोल होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इस रेक्टेंगुलर लूप के साउथ पोल और नॉर्थ पोल होंगे। अगर साउथ और नॉर्थ पोल हैं इसके, तो इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? IA। इसके बारे में डिटेल में आगे आएगा, अभी बस आपको फॉर्मूला रखना है। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू करंट इनटू एरिया। तो टॉर्क कितना बन गया? M क्रॉस B। और इसका डायरेक्शन वही होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही होगा जो एरिया वेक्टर का होगा। तो ये फॉर्मूला आ गया टॉर्क का इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B, M इज मैग्नेटिक मोमेंट विच इज इक्वल टू IA। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे देते हैं? यहाँ पे जिधर करंट फ्लो कर रहा है वहां पे राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा दो, जहां थंब वहां एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। इतना समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको ऐसे लाके फायदा क्या हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ, बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। कैसे सर? समझा रहा हूं, ध्यान दें। ध्यान रखिए, मैग्नेटिक मोमेंट किसका है? इस रेक्टेंगुलर लूप का। क्यों है इसका मैग्नेटिक मोमेंट? क्योंकि इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल का सेपरेशन है। क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है। अच्छा अभी देखो थोड़ा सा यहां पे समझो। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते थे वो घूमने लगता था। याद है मैंने दिखाया था आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पे वो घूमने लगता था, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता था। कितना एक्सपीरियंस करता था टॉर्क? P क्रॉस E। देख लेना वापस, P क्रॉस E, इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने में। अब देखो इसको रिलेट करो, मैग्नेटिक डायपोल, या हम कहें रेक्टेंगुलर लूप एक मैग्नेटिक डायपोल ही तो हो गया, क्योंकि इसमें दो पोल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप। तो रेक्टेंगुलर लूप
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने में कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, m क्रॉस b। रिलेट करो, यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी आप भूल जाओ कि रेक्टेंगुलर लूप कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, P क्रॉस E। अब रिलेट करो, यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे आएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ओवरऑल ये सब भूल जाओ और ये याद रखो, टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b। इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है रेक्टेंगुलर लूप, या एरिया के टर्म्स में IA क्रॉस b। ठीक, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं, स्पेशल केसेस। अब आ गए स्पेशल केसेस। ठीक है, फर्स्ट केस, इफ एरिया वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये तो समझ में आ गया ना इतना। ठीक है, एरिया वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी। एरिया वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर एरिया वेक्टर पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर, अच्छा यहां पे देखो ये थीटा किसके बिटवीन एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन। अगर एरिया वेक्टर पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 0। और अगर एंटी पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया मतलब एरिया वेक्टर इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दिस इज फॉर एंटी पैरेलल। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा, साइन 0 0, साइन 180 0, मतलब दोनों ही केस में सो टॉर्क इज इक्वल टू 0। दोनों ही केस में ये रेक्टेंगुलर लूप, ये करंट लूप, ये कॉइल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, 0। तो अगर एरिया वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगी कॉइल, 0। और ये मिनिमम टॉर्क है, मिनिमम। अब इससे कम टॉर्क क्या होगा भाई, 0 हो गया टॉर्क। ठीक है, अच्छा थोड़ा और इसमें डिटेल में चलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो ये हमारे पास कॉइल, सपोज घूमते घूमते किसी टाइम पे ये ऐसी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इधर के लिए है और करंट सपोज इसमें ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, करंट ऐसे चल रहा है। अगर करंट ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, देखो करंट ऐसे चल रहा है, एरिया वेक्टर किधर होगा, करंट ऐसे घूमा, एरिया वेक्टर इधर, करंट ऐसे चल रहा है ना, तो एरिया वेक्टर इधर आ गया जिधर थंब है, तो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों में एंगल कितना, 0। ये वाला केस पैरेलल हो गया, ऐसे घूम रहा है ये एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। ठीक, समझ गए इतना, पैरेलल हो गए तो टॉर्क 0 ये एक्सपीरियंस करेगा। अब ध्यान देना, मैं कुछ बताना चाहता हूं यहां से। अगर करंट ऐसे चल रहा है तो इस आर्म में भी करंट ऐसे चल रहा है, तो ये आर्म किधर के लिए फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, IL, P इधर फोर्स ऊपर, ये वाली आर्म बताइए नीचे वाली, इसमें करंट कैसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था ना, तो ये IL, इसमें ऐसे चल रहा था IL, और B उधर, तो थंब नीचे, तो इस पे फोर्स ऊपर, इस पे फोर्स नीचे की तरफ, फोर्स नीचे फोर्स ऊपर। अगर मैं इसको अपनी पोजीशन से अब डिस्प्लेस कर दूं ऐसे, तो इसमें तो फोर्स ऊपर लग रहा था, ये ऐसे वापस इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ जाएंगे। देखो मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इसमें तो फोर्स सीधा लग रहा था, ये फोर्स इसको ऊपर खींच के इसको ऐसे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मैंने फिर से डिस्प्लेस कर दिया वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। मतलब अगर ये ऐसा अलाइन है, थीटा 0 बन रहा है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ जाएगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जा रहा है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सीधा आप ध्यान में रखें, अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एंगल 0 डिग्री है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, कैसा इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये वाला केस देखो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, सर ये तो देखने से पता लग रहा है अगर ये स्टेबल है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन मैं समझा रहा हूं, देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैं समझा रहा हूं। ये कॉइल है,
अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, सपोज इसमें करंट ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, तो एरिया वेक्टर इधर, करंट ऐसे चल रहा है ना इसमें, ऐसे यहां से इधर, यहां से इधर, तो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल 180, टॉर्क 0, वो तो ठीक। अब देखिए अगर इसमें करंट ऐसे चल रहा है तो यहां इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब नीचे, फोर्स नीचे, और इसमें फोर्स कहां आएगा, ऊपर, इसमें फोर्स नीचे, इस वाली आर्म में फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे, इसमें फोर्स नीचे। तो अगर मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दूं थोड़ा सा अपनी पोजीशन से, तो इसमें तो फोर्स नीचे लग रहा है, ये इसको ऐसे घुमा के ऐसे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लेके आएगा वापस। फिर से देखो इसमें फोर्स लग रहा है नीचे, इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर, मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, तो ये इसको घुमा के उल्टा कर देगा, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे कैसा इक्विलिब्रियम होगा, इस पोजीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इतनी बात क्लियर? यस सर। केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2, इफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। इट मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो साइन 90 1, ये 1 हो गया। टॉर्क इक्वल टू बी आई ए, इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और ये टॉर्क मैक्सिमम है। टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बी आई ए। क्यों? जब साइन मैक्सिमम हो जाएगा तो टॉर्क मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब हो जाएगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मतलब जब थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री। तो टॉर्क इक्वल टू बी आई ए, इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, और ये टॉर्क की कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम, क्योंकि साइन मैक्सिमम हो गया। ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी, 0। इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसमें, देखो छोटा सा, चलो यहीं पे कर लेते हैं। सपोज कॉइल में n टर्न्स हैं, इस लूप में n टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हो रखे हैं। इफ देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल मतलब ये लूप की बात जो मैं कर रहा हूं, n टर्न्स हैं इसमें। अगर इसमें n टर्न्स हैं, अगर इसमें n टर्न्स हैं तो यहां पे टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर दो, n बी आई ए साइन थीटा, इतना टॉर्क लगेगा, n बी आई ए साइन थीटा। या यहां वेक्टर फॉर्म में बात करें, n से मल्टीप्लाई कर दो, n आई ए क्रॉस बी, या यहां पे कर दो n m क्रॉस बी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अगर n टर्न्स हैं तो यहां पे इतना टॉर्क लगेगा, ठीक है। n से मल्टीप्लाई कर देना है बस, n से मल्टीप्लाई। 10 टर्न्स हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टर्न्स हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो, n टर्न्स हैं n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, एन बी आई ए साइन थीटा। हमने ये देख लिया टॉर्क क्यों एक्सपीरियंस किया और कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया कॉइल ने। तो डीसी मोटर भी ऐसे ही वर्क करती है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अभी ये तो क्लियर हो गया, कुछ 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। अब क्वेश्चन है आपके पास है, सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टन्स गिवन है, लिखो n इक्वल टू 20 एंड एरिया, सर्कुलर कॉइल है उसका एरिया भी गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर, कैरीज 10 एम्पियर करंट, ठीक है जी, 10 एम्पियर करंट है उसमें। इट इज प्लेस्ड इन 0.1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, 0.1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया। फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल इफ फील्ड इज अप्लाइड नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल। फील्ड अप्लाई की गई है नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल, मतलब थीटा कितना है इस केस में, थीटा है फर्स्ट केस में एरिया वेक्टर के साथ नॉर्मल परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर, फील्ड अप्लाई की गई है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या होता था, देखो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करता है कॉइल, एन बी आई ए साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे ये बोल रहा है कि कॉइल को रखा गया है नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर, सॉरी ये फील्ड अप्लाइड की गई है नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर, तो फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 1, तो टॉर्क कितना हो गया एन बी आई ए, टॉर्क इक्वल टू एन 20, बी 0.1, आई 10, एरिया 0.5, सब मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 10, ये तो 1 हो गया, तो 1 हो गया, 1 इंटू 20 20 2500 मतलब 10 न्यूटन मीटर। टॉर्क की असाइनमेंट क्या है, न्यूटन मीटर, ठीक। देखिए 2 20 20 इंटू 500, एक इधर आ गया,
10 न्यूटन मीटर। सही, चलो ठीक है। केस नंबर 2, नॉर्मल फील्ड इज अप्लाइड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये इंपॉर्टेंट है, फील्ड अप्लाई की गई है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन के नॉर्मल मतलब यहां पे देखो, अच्छा पहले ये थीटा किसके बिटवीन एंगल होता है? यहां पे थीटा एंगल होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे ये बोल रहा है फील्ड अप्लाई की गई है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये कॉइल है, इसका प्लेन ये है, ये इसका प्लेन है। फील्ड इसके प्लेन के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर अप्लाई की गई है, तो फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये फील्ड अप्लाई की गई है। सही है, इसके प्लेन के नॉर्मल। लेकिन यहां पे जो एंगल होता है, एंगल तो हमें पता होता है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये बोल रहा है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो मतलब हमें एरिया वेक्टर के साथ चाहिए। अगर प्लेन के नॉर्मल फील्ड अप्लाई की है, प्लेन के नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर के साथ फील्ड का कितना एंगल है? एरिया वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंगल कितना आ गया? 0। समझिए, क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। ये प्लेन के साथ बोल सकता है मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, लेकिन जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वहां पे जो एंगल है थीटा, वो किसके बिटवीन है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके साथ बोल रहा है? प्लेन के साथ। तो यहां पे थोड़ा समझ, एक बार फिर से समझा दो। यस सर, ये पूछ रहा है फील्ड अप्लाई की गई है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये प्लेन है, फील्ड इसके परपेंडिकुलर। अगर फील्ड इसके परपेंडिकुलर है तो एरिया भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों में एंगल कितना आ गया? 0। तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो टॉर्क कितना? NBIA साइन 0, साइन 0 0, तो टॉर्क इक्वल टू 0। काम कर, ठीक हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एडिशनल एक्सरसाइज में। अच्छा क्वेश्चन है, देखो। इफ B इक्वल टू 3000 गॉस, अभी देखो ये गॉस में आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड को SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गॉस इंटू टेस्ला मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴, तो ये आ गया हमारे पास 0.3 टेस्ला। ठीक है, ये तो हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस, जैसा दिख ही रहा है आपको। डिफरेंट केसेस हैं, पॉजिटिव Z एक्सिस की तरफ है। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कैरीज 10 एम्पियर करंट। फाइंड टॉर्क ऑन द लूप इन डिफरेंट केसेस। अगर टॉर्क फाइंड करना है तो NBIA साइन थीटा। तो एरिया भी चाहिए, रेक्टेंगुलर के साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया? 10 इंटू 5 मतलब 50, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया, हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। करंट भी है हमारे पास 12 एम्पियर। फाइंड टॉर्क ऑन द लूप इन डिफरेंट केसेस। 3 केसेस हैं, टॉर्क फाइंड करो, नेट फोर्स भी फाइंड करो इन ईच केस। विच केस कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए पहले टॉर्क की फाइंड कर लेते हैं। केस नंबर A, नेट फोर्स भी फाइंड करना है ईच केस में। पहले केस नंबर A लेके चलते हैं। केस नंबर A, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास NBIA साइन थीटा। ठीक है, देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही सिंगल टर्न है, दे तो नहीं रखा कितने हैं, तो सिंगल टर्न है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड 0.3, ठीक हो गया। I करंट 12 इंटू एरिया, ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 इंटू 10⁻³ हो गया। साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पे कितना एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में। इसका एरिया वेक्टर देखो किधर, करंट ऐसे चल रहा है, एरिया वेक्टर बाहर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये है ना ऐसे, तो एरिया वेक्टर बाहर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। एंगल 90, साइन 90 इज 1, तो ये आ गया टॉर्क इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 12 5 60 और 3 180 18, मतलब 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। यही तो आएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। 12 5 60 3 180 18 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। ये आ गया जी, इतना टॉर्क लग रहा है, इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है ये कॉइल। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। इस टॉर्क की डायरेक्शन भी तो निकालनी पड़ेगी, टॉर्क किधर लग रहा है। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देते हैं? टॉर्क इक्वल टू IA क्रॉस B। एरिया वेक्टर पे राइट हैंड की फिंगर्स, एरिया वेक्टर किधर है इसका? बाहर की तरफ, तो राइट हैंड की फिंगर्स बाहर की तरफ आ गई, ये है ना ऐसे, एरिया वेक्टर बाहर, तो एरिया वेक्टर पे फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, एरिया वेक्टर बाहर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। देखिए थंब किधर आया, थंब आया इधर, मतलब ये Y एक्सिस है तो इधर की तरफ नेगेटिव Y एक्सिस, तो लिख लेते हैं अलोंग
नेगेटिव वाई एक्सिस, लिख भी लिया हमने। इतना टॉर्क किधर, नेगेटिव वाई एक्सिस। फिर से कैसे आया डायरेक्शन देखो, एरिया वेक्टर बाहर है तो फिंगर बाहर की तरफ आ गई, ठीक है सर। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, पाम ऊपर, एरिया ये पाम ऊपर, तो थंब आ गया इधर, मतलब अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। चलो अब ये पूछ रहा है नेट फोर्स इन ईच केस, नेट फोर्स इन ईच केस। इसमें नेट फोर्स निकाल लेते हैं, नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। देखते हैं ये वाली आर्म पे, देखते हैं फोर्स किधर लगेगा। ये वाली आर्म पे फोर्स बताओ, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स पीछे, इस पे फोर्स बताओ, आई एल बी दोनों में एंगल, ये आई एल और ये बी दोनों में एंगल 180, फोर्स 0, इसमें भी फोर्स 0, इसमें फोर्स इधर, इसमें फोर्स आई एल बी ऊपर, इसमें फोर्स बाहर की तरफ, इसमें फोर्स अंदर, ये है ना ये कॉइल, ये है वो ऐसे रखी हुई है, इसमें फोर्स अंदर, इसमें फोर्स बाहर, दोनों फोर्स सेम होंगे, इसमें फोर्स अंदर, इसमें फोर्स बाहर, ठीक। तो नेट फोर्स कितना, 0, नेट फोर्स 0। देखो हमारे पास जो करंट लूप है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ, उसमें नेट फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है, क्योंकि इक्वल अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स 0 ही होगा। यहाँ पे भी नेट फोर्स 0, इन पे तो फोर्स 0 लग रहा है, इस पे इधर, तो नेट फोर्स 0, ठीक है। नेट फोर्स कितना आ गया, 0। चलो जी ये क्लियर हुआ, नेट फोर्स 0 लग गया। नेट फोर्स 0 ही लगता है, कोई करंट लूप को आप रख दो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे हमने रेक्टेंगुलर लूप लगा तो नेट फोर्स कितना है उस पर, 0। केस नंबर 2, केस बी यहीं पे कर लेते हैं। टॉर्क इक्वल टू एन बी आई है साइन थीटा, तो टॉर्क इक्वल टू थीटा देख लेते हैं इस केस में, है ना, कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका एरिया वेक्टर देखो, ये करंट ऐसे घूम रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, इसका एरिया वेक्टर ऊपर आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर। एंगल कितना हो गया दोनों में, 0, सेम डायरेक्शन में, एंगल 0, साइन 0, 0, टॉर्क 0, इस केस में टॉर्क 0, ठीक। टॉर्क 0, नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स भी कितना आएगा, नेट फोर्स भी 0 आएगा, निकाल लेना, नेट फोर्स भी कितना आ गया, 0, ठीक है। चलो केस नंबर सी, यहां पे देखते हैं थीटा कितना है, देख लेते हैं कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। ये आ गया हमारे पास, ऐसे घूम रही है करंट यहां ऐसे, तो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो साइन 90 है, ठीक है, थीटा 90 है, ये आ गया ना ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तो टॉर्क इक्वल टू एन बी आई है, तो टॉर्क इक्वल टू एन, टर्न तो 1 है, बी 0.3, आई 12, एरिया 5 × 10⁻³ सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 1.8 × 10⁻², वही तो आएगा न्यूटन मीटर। डायरेक्शन बताओ टॉर्क की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो एरिया वेक्टर ये है ना, इधर की तरफ आ गया, तो इस पे फिंगर्स, पाम ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, फिंगर इधर, पाम ऊपर, तो कहाँ गया, इधर पीछे, यह एक्स एक्सिस बोला है इसने, तो पीछे की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेट फोर्स कितना आएगा इस केस में भी, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स कितना आएगा, 0, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपसे पूछा हुआ था विच स्टेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री। किस केस में हो रहा है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एंगल 0 डिग्री, जहां पे टॉर्क 0 लग रहा हो। टॉर्क 0 कहां पे लग रहा है, यहां पे लग रहा है, केस नंबर बी, कि यहां पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एंगल 0 है, यस, एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो एंगल कितना है, 0। इसका मतलब यही केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक, ये वाला केस। समझ गए क्या करना है, क्लियर हो गया। चलो आज के लिए इनफ है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।